तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बैटलशिप 2 नाम की इस अपकमिंग मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बैटलशिप जो कि पार्ट 1 हमें देखने को मिला था, हिट मूवी रही थी और एक्शन से भरपूर, आपको टाइटल से पता लग गया होगा। तो उसी का दूसरा पार्ट हमें देखने को मिल रहा है, तो आज हम इसी पर बात करेंगे। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एक अमेरिकी सैन्य विज्ञान कथा एक्शन फिल्म है जो हैस्ब्रो के इसी नाम के बोर्ड गेम पर आधारित है। फिल्म का निर्देशन पीटर बर्ग ने किया है और इसकी पटकथा जॉन और एरिक होयबर भाइयों ने लिखी है। फिल्म में टेलर किट्स, एलेक्जेंडर स्कार्सगार्ड, ब्रुकलिन डेकर, रिहाना अपनी पहली फीचर फिल्म में, तादानोबू असानो, हैमिश लिंकलेटर और लियाम नीसन ने अभिनय किया है। फिल्म की शूटिंग हवाई और यूएसएस मिसौरी पर हुई थी। फिल्म में युद्धपोतों के एक छोटे समूह के चालक दल को बाहरी ग्रहों से आए नौसैनिक बेड़े केविन नाशकारी लक्ष्यों को विफल करने के लिए उनसे लड़ना पड़ता है। बैटलशिप का प्रीमियर 3 अप्रैल 2012 को टोक्यो में हुआ और इसे यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा 18 मई 2012 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली और ये बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई, जिसने 220 मिलियन डॉलर के प्रोडक्शन बजट के मुकाबले दुनिया भर में केवल 303 मिलियन डॉलर की कमाई की, जिससे यूनिवर्सल और हैस्ब्रो दोनों को 150 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। कथानक 2005 में संभावित रूप से रहने योग्य ग्रहजी की खोज हुई और 2006 में ओआहू पर किसी भी अलौकिक जीवन से संपर्क करने के लिए एक संचार प्रणाली स्थापित की गई। वहां लापरवाह एलेक्स हॉपर को एडमिरल टेरेंस शेन की बेटी सैमंथा सैम शेन को प्रभावित करने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। एलेक्स के भाई कमांडर स्टोन हॉपर ने गुस्से में आकर एलेक्स को अमेरिकी नौसेना में शामिल होने के लिए मजबूर किया। 6 साल बाद एलेक्स यूएसएस जॉन पॉल जोन्स पर लेफ्टिनेंट है और सैम के साथ रिश्ते में है, जो घायल पूर्व सैनिकों के साथ काम करने वाली एक फिजियोथेरेपिस्ट है। स्टोन यूएसएस सैमसन की कमान संभालते हुए एक आदर्श अधिकारी है, जबकि विद्रोही एलेक्स अपार क्षमता दिखाने के बावजूद अनुशासनात्मक बर्खास्तगी का सामना कर रही है। 2012 के रिमपैक अभ्यास के दौरान 5 एलियन अंतरिक्ष यान आते हैं। उनका संचार यान एक उपग्रह से टकराता है और हांगकांग में बैंक ऑफ चाइना टॉवर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जबकि अन्य हवाई तट के पास पानी में गिर जाते हैं। सैमसन, जॉन पॉल जोन्स और जापानी विध्वंसक जहाज जेडीएस म्योको को एक तैरती हुई संरचना मिलती है, जो एक अभेद्य बल क्षेत्र उत्पन्न करती है, जिससे हवाई द्वीप और तीनों विध्वंसक जहाज शेष दुनिया से अलग हो जाते हैं और अंदर मौजूद सभी रडार और संचार बाधित हो जाते हैं। 3 परग्रही युद्धपोत सतह पर आते हैं और मनुष्यों द्वारा परग्रही युद्धपोतों के सामने चेतावनी के तौर पर एक गोला दागने के बाद पहला संपर्क एक युद्ध में तब्दील हो जाता है। म्योको नष्ट हो जाता है। स्टोन समेत सैमसन युद्धपोत अपने सभी चालक दल के साथ डूब जाता है और जॉन पॉल जोन्स के कमान के सभी कर्मी मारे जाते हैं। कार्यकारी अधिकारी के भी मारे जाने के बाद एलेक्स को अनिच्छा से जहाज पर अगले सबसे उच्च पदस्थ नाविक के रूप में कमान संभालनी पड़ती है। जॉन पॉल जोन्स कप्तान युगी नागाटा समेत म्योको के बचे हुए लोगों को बचाने के लिए युद्ध से अलग हो जाता है, जबकि परग्रही ड्रोन ओआहू के सैन्य ठिकानों को नष्ट कर देते हैं। संचार प्रणाली के पास पैदल यात्रा करते समय सैम और अमेरिकी सेना के सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल और दोनों पैर गंवा चुके मिक कैनालेस को एलियंस की उपस्थिति का पता चलता है। उनकी मुलाकात वैज्ञानिक कैल जपाटा से होती है, जो खुलासा करते हैं कि एलियंस ने अपने ग्रह से संचार फिर से स्थापित करने के लिए संचार प्रणाली पर कब्जा कर लिया है। जॉन पॉल जोन्स के दल ने एक एलियन को पकड़ लिया, जिसने टेलीपैथिक रूप से एलेक्स को एलियन संघर्ष और ग्रह विनाश की तस्वीरें दिखाईं। कुछ और एलियंस जहाज पर सवार होकर अपने साथी को बचा लेते हैं, जबकि उनमें से एक जहाज को नुकसान पहुंचाने लगता है। उसका कवच छोटे हथियारों की गोलीबारी से अप्रभावित रहता है, लेकिन विध्वंसक पोत की 5 इंच की तोप से वो पूरी तरह नष्ट हो जाता है और पकड़े गए एलियन के हेलमेट से पता चलता है कि उसकी आंखें सूर्य के प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील हैं। किनारे पर पहुंचकर सैम, मिक और कैल उसका स्पेक्ट्रम विश्लेषक बरामद करते हैं और उसका उपयोग करके जॉन पॉल जोन्स को रेडियो पर सूचित करते हैं
कि एलियंस अपने ग्रह से संपर्क करेंगे और संभवतः 4 घंटे में जब सुविधा का उपग्रह अपनी जगह पर पहुंच जाएगा तब अतिरिक्त सहायता के लिए बुलाएंगे। जैसे ही रात होती है, हॉपर को एहसास होता है कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नागाटा सुझाव देता है कि हवाई के आसपास मौजूद राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन NOAA के सुनामी चेतावनी बुआओं का उपयोग रडार के बिना युद्धपोतों का पता लगाने के लिए किया जाए। ये योजना कारगर साबित होती है और जॉन पॉल जोन्स उनमें से 2 को नष्ट कर देता है। तीसरा युद्धपोत पकड़ में नहीं आता, इसलिए सूर्योदय के समय उसे पूर्व की ओर मोड़ने के लिए लुभाया जाता है। एलेक्स और नागाटा स्नाइपर राइफलों से उसके पुल की खिड़कियों पर गोलियां चलाते हैं, जिससे उसके चालक दल की आंखें सूरज की रोशनी से चौंधिया जाती हैं और जॉन पॉल जोन्स उसे नष्ट कर देता है। इसके बाद विध्वंसक जहाज संचार प्रणाली को निशाना बनाने का प्रयास करता है, लेकिन बल क्षेत्र उत्सर्जित करने वाली अलौकिक संरचना से लॉन्च किए गए ड्रोन द्वारा उसे डुबो दिया जाता है। एलेक्स, नागाटा और कई अन्य नाविक बाल बाल बच निकलते हैं। बचे हुए लोग सेवानिवृत्त नौसेना के दिग्गजों की सहायता से द्वितीय विश्व युद्ध के निष्क्रिय युद्धपोत USS मिजौरी पर कब्जा कर लेते हैं। तैरती हुई संरचना एक विशाल मदरशिप साबित होती है, लेकिन मिजौरी उसके सुरक्षा क्षेत्र को निष्क्रिय कर देती है, जिससे एडमिरल शेन को विमानवाहक पोत USS रोनाल्ड रीगन से लड़ाकू जेट भेजने का मौका मिल जाता है। युद्धपोत का वो बुर्ज जिसमें जहाज का आखिरी गोला रखा था निष्क्रिय हो जाता है, जिससे नाविकों को गोले को हाथ से उठाकर जहाज के आखिरी कार्यशील बुर्ज तक ले जाना पड़ता है। सैम, मिक और कैल मिलकर एलियंस को सैन्य अड्डे पर रोकते हैं, जहां मिक एक एलियन सैनिक को मार गिराता है। एलेक्स अंतिम गोले का उपयोग करके सैन्य अड्डे को नष्ट कर देता है, जिससे मिजौरी रक्षाहीन हो जाती है। लेकिन रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना के FA-18 लड़ाकू जेट मदरशिप के ड्रोन को नष्ट कर देते हैं और अतिरिक्त बल मदरशिप पर बमबारी करके एलियन खतरे को खत्म कर देते हैं। एलेक्स को लेफ्टिनेंट कमांडर के पद पर पदोन्नत किया जाता है और उन्हें सिल्वर स्टार तथा उनके भाई का मरणोपरांत नेवी क्रॉस प्रदान किया जाता है। एडमिरल शेन एलेक्स को आश्वासन देते हैं कि जल्द ही उनके पास अपना जहाज होगा, साथ ही उन्हें नेवी सील बनने की सिफारिश भी की जाती है। एलेक्स सैम से विवाह का प्रस्ताव रखता है। एडमिरल पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन बाद में एलेक्स को दोपहर के भोजन पर आमंत्रित करते हैं। फिल्म के अंत में स्कॉटलैंड में 3 लड़के और एक मरम्मत करने वाला एक दुर्घटनाग्रस्त विमान से निकले एक एलियन को देखकर डर जाते हैं। ढालना टेलर किट्स ने USS जॉन पॉल जोन्स पर तैनात अमेरिकी नौसेना के एक बेहद उत्साही लेकिन अनुशासनहीन हथियार अधिकारी लेफ्टिनेंट एलेक्स हॉपर की भूमिका निभाई है। एलेक्जेंडर स्कार्सगार्ड कमांडर स्टोन हॉपर के रूप में, जो एलेक्स के बड़े भाई और USS सैमसन के कमांडिंग ऑफिसर हैं। USS जॉन पॉल जोन्स पर द्वितीय श्रेणी की गनरमेट कोरा राइक्स के रूप में रिहाना ब्रुकलिन डेकर ने सैमंथा शेन का किरदार निभाया है, जो एक फिजियोथेरेपिस्ट, एडमिरल शेन की बेटी और एलेक्स की प्रेमिका है। तादानोबु असानो ने JMSDF के कप्तान युगी नागाता की भूमिका निभाई है, जो JS म्यूको के कमांडिंग ऑफिसर और एलेक्स हॉपर के प्रतिद्वंद्वी से मित्र बने हैं। लियाम नीसन ने एडमिरल टेरेंस शेन की भूमिका निभाई है, जो अमेरिकी प्रशांत बेड़े के कमांडर और सैमंथा शेन के पिता हैं। हैमिश लिंकलेटर ने ओआहू में काम करने वाले एक वैज्ञानिक कैल जपाटा की भूमिका निभाई है। USS जॉन पॉल जोन्स पर JC प्लेमंस बोट्सवेन के साथी नाविक जिम्मी ऑर्डी ऑर्ड की भूमिका में है, जो व्यंग्यपूर्ण है और एलेक्स के प्रति संशयी है। जॉन तुई ने USS जॉन पॉल जोन्स के क्रू मेंबर चीफ पेटी ऑफिसर वॉल्टर बीस्ट लिंच का किरदार निभाया है। जोजी योशिदा ने JS मायोको के क्रू मेंबर चीफ इंजीनियर हिरोकी की भूमिका निभाई है। ग्रेगरी डी गैटसन ने लेफ्टिनेंट कर्नल मिक कैनालेस की भूमिका निभाई है, जो अमेरिकी सेना के एक अनुभवी लड़ाकू सैनिक और दोनों पैर गंवा चुके व्यक्ति हैं। एडम गॉडली ने डॉक्टर नोग्राडी की भूमिका निभाई है, जो बीकन कार्यक्रम का नेतृत्व करने वाले वैज्ञानिक हैं। पीटर मैकनिकॉल अमेरिकी रक्षा सचिव के रूप में जेरी फेरारा ने सैमसन जूड स्ट्रॉडेल की भूमिका निभाई। स्टीफन बिशप JPJ OUD के रूप में, जॉश पेंस चीफ मूर के रूप में, रामी मालेक लेफ्टिनेंट हिल के रूप में।
लुई लोम्बार्डी बारटेंडर के रूप में, गैरी ग्रब्स अमेरिकी वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में, रे माबस जो उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसेना सचिव के रूप में कार्यरत थे, को रीगन के कमांडिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया था। उत्पादन एलेक्जेंडर स्कार्सगार्ड, ब्रुकलिन डेकर और पीटर बर्ग वंडरकॉन 2012 में फिल्म का प्रचार कर रहे हैं। बैटलशिप को $150 मिलियन के प्रोडक्शन बजट के साथ हरी झंडी मिल गई थी, लेकिन प्री प्रोडक्शन में कई दिक्कतें आईं। एक समय यूनिवर्सल ने फिल्म को रद्द करने पर विचार किया था, जिससे $30 मिलियन का नुकसान होता। हालांकि नए चेयरमैन एडम फोगेल्सन ने फैसला किया कि फिल्म को पूरी तरह से रद्द करने के बजाय बजट बढ़ाने से स्टूडियो को कम नुकसान होगा। फिल्म की शूटिंग 2010 में ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में होनी थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई सरकार की कर छूट की कमी और $220 मिलियन के भारी अनुमानित बजट के कारण स्थान बदल दिया गया। फिल्म की शूटिंग संयुक्त राज्य अमेरिका में हवाई द्वीप समूह के माउई और ओआहू द्वीपों पर, साथ ही मुख्य भूमि पर शेरमन ऑक्स, कैलिफोर्निया में कुछ अपार्टमेंट दृश्यों की शूटिंग के लिए की गई थी। एक ड्राइविंग दृश्य और एक गोलीबारी का दृश्य प्लाया डेल रे, कैलिफोर्निया में फिल्माया गया था। कुछ दृश्य बैटन रूज, लुइसियाना में फिल्माए गए थे। आगे की शूटिंग सेवा मुक्त आयोवा श्रेणी के युद्धपोत यूएसएस मिजौरी पर की गई। फिल्म में वास्तविक जीवन के निर्देशित मिसाइल विध्वंसक यूएसएस बेनफोल्ड DDG-65, यूएसएस जॉन पॉल जोन्स DDG-53 और यूएसएस सैमसन DDG-10 तो को दिखाया गया था, जो सभी अमेरिकी नौसेना के प्रशांत बेड़े के सक्रिय सदस्य हैं। जापान समुद्री आत्मरक्षा बल का कोंगू श्रेणी का विध्वंसक JS मायोको DDG-174 भी फिल्म में दिखाई दिया। साइंस एंड एंटरटेनमेंट एक्सचेंज ने फिल्म के लिए विज्ञान परामर्श प्रदान किया। धलाई जेरेमी रेनर को मूल रूप से हॉपर की भूमिका के लिए चुना गया था। अप्रैल 2010 में ये बताया गया कि टेलर किट्स को एलेक्स हॉपर के रूप में कास्ट किया गया था। एलेक्जेंडर स्कार्सगार्ड ने उनके भाई स्टोन हॉपर की भूमिका निभाई। ब्रुकलिन डेकर ने हॉपर की मंगेतर सैम की भूमिका निभाई और लियाम नीसन ने सैम के पिता और हॉपर के वरिष्ठ अधिकारी एडमिरल शेन की भूमिका निभाई। बारबाडियन R&B गायिका रिहाना ने इस फिल्म में एक नाविक के रूप में अभिनय की शुरुआत की। GQ के साथ एक साक्षात्कार में बर्ग ने बताया कि उन्हें रिहाना को कास्ट करने का विचार कैसे आया। सैटरडे नाइट लाइव में उनकी उपस्थिति के बाद उन्हें एहसास हुआ कि रिहाना अभिनय कर सकती हैं। उन्होंने ये भूमिका स्वीकार कर ली क्योंकि वो कुछ दमदार करना चाहती थी, और इसलिए भी क्योंकि ये उनके लिए बहुत बड़ी भूमिका नहीं थी। तादानोबु असानो ने फिल्म में जापानी कॉन्गो श्रेणी के विध्वंसक जहाज मियोको के कमांडर की भूमिका निभाई है। दोनों पैर गंवा चुके अमेरिकी सेना के कर्नल ग्रेगरी गैटसन, जिन्होंने पहले कभी अभिनय नहीं किया था, लेफ्टिनेंट कर्नल मिक कैनालेस की भूमिका निभाते हैं। उन्हें बर्ग द्वारा नेशनल ज्योग्राफिक में उनकी तस्वीर देखने के बाद चुना गया था। ये फिल्म पूर्व सह कलाकारों किट्स और जेसी प्लेमेंस के पुनर्मिलन का प्रतीक है, जिन्होंने पहले बर्ग की टेलीविजन श्रृंखला फ्राइडे नाइट लाइट्स में एक साथ काम किया था। बर्ग ने कहा कि उन्हें दोस्तों के साथ काम करना पसंद है और उन्होंने बताया कि वो जानते थे कि किट्स प्लेमेंस के साथ कितने सहज थे। मुझे पता है कि वो टेलर के लिए वास्तव में अच्छे हैं और वो टेलर को बेहतर बनाते हैं, इसलिए मैंने जेसी के लिए वो पूरा किरदार लिखा। उन्होंने आगे कहा, मैंने इसे कभी फ्राइडे नाइट लाइट्स के पुनर्मिलन के रूप में नहीं सोचा, मैंने इसे सुरक्षा के रूप में सोचा, एक भरोसेमंद पारिवारिक सदस्य को साथ लाना। इस फिल्म के विभिन्न हिस्सों में अमेरिकी नौसेना के नाविकों को अतिरिक्त कलाकार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। नौसेना क्षेत्र हवाई के विभिन्न कमांडो के नाविकों ने 2010 के मध्य में एक दिन की शूटिंग के लिए मिसौरी को बंदरगाह में लाने और ले जाने के लिए लाइन हैंडलिंग में सहायता की। कुछ महीनों बाद प्रोडक्शन टीम ने फ्लोरिडा के मेपोर्ट नौसेना स्टेशन पर विभिन्न समुद्री कमांडो में तैनात नाविकों के लिए अतिरिक्त कलाकार के रूप में काम करने हेतु कास्टिंग कॉल जारी किया। मेपोर्ट नौसेना स्टेशन जैक्सनविले, फ्लोरिडा में तैनात विभिन्न जहाज़ों से भी नाविकों को लिया गया था, जिनमें USS ह्यूसिटी, USS कार्नी और USS विक्सबर्ग कुछ ऐसे जहाज थे जिन्होंने नाविक उपलब्ध कराए। बैटलशिप ट्रांसफॉर्मर्स फ्रेंचाइज की सफलता के कारण
संगीतकार स्टीव जैब्लॉन्स्की को आधिकारिक साउंड ट्रैक तैयार करने के लिए चुना गया था। साउंड ट्रैक में जैब्लॉन्स्की की मौलिक रचनाएं शामिल हैं और इसमें रेज अगेंस्ट द मशीन के रॉक गिटारिस्ट टॉम मोरेलो भी हैं। निर्देशक पीटर बर्ग ने कहा, संगीतकारों के साथ काम करना अक्सर बहुत निराशाजनक अनुभव होता है, क्योंकि आप दोनों की भाषा अलग होती है और अक्सर वे एक ही समय में 2 या 3 काम करते हैं। वे अड़ियल, दिखावटी और परेशान कलाकार होते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनमें से ज्यादातर ऐसे ही होते हैं। एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसे नहीं हैं, हैंस जिमर, जिन्होंने स्टीव जैब्लॉन्स्की को सिखाया था। हमारी कुछ मुलाकातें हुईं और मुझे ये विचार आया। जिस दिन मैं उनसे मिला, उस दिन मेरी गर्दन का एमआरआई हुआ था और उसमें से एक बहुत ही डरावनी आवाज आती है। मैंने कहा, अभी अभी मेरा एमआरआई हुआ है और जब मैं अंदर था तो मैं एलियंस के बारे में सोच रहा था और ये बहुत डरावना था। और उन्होंने कहा, वाह, ये तो कमाल है। उन्होंने एमआरआई रिकॉर्ड किए और उनसे संगीत बनाया और यही हमारी फिल्म में एलियंस का थीम है। वे कोई नाटक नहीं करते, बस काम पर लग जाते हैं और उसे पूरा कर देते हैं। संगीत भव्य, शानदार, डरावना और जोश से भरा है। कभी कभी ये बहुत सरल, मधुर, मार्मिक और भावनात्मक भी होता है। वो सबसे बेहतरीन व्यक्ति हैं जिनके साथ मैंने कभी काम किया है। मुक्त करना। अप्रैल 2012 में बैटलशिप के ऑस्ट्रेलियाई प्रीमियर में टेलर किट्स, रिहाना और ब्रुकलिन डेकर। फिल्म को मूल रूप से 2011 में रिलीज करने की योजना थी, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे 18 मई 2012 को रिलीज करने के लिए पुनर्निर्धारित किया गया। फिल्म का विश्व प्रीमियर 3 अप्रैल 2012 को टोक्यो में हुआ। इस कार्यक्रम में निर्देशक पीटर बर्ग, अभिनेता टेलर किट्स, ब्रुकलिन डेकर, एलेक्जेंडर स्कार्सगार्ड और रिहाना ने भाग लिया। बाद में उन्होंने फिल्म के प्रचार के लिए मैड्रिड, लंदन और कार्टाजेना डी इंडियास का दौरा करते हुए एक प्रेस टूर शुरू किया। होम मीडिया। बैटलशिप को 20 अगस्त 2012 को यूनाइटेड किंगडम में डीवीडी और ब्लू रे पर रिलीज किया गया था और 28 अगस्त को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में। इसका राजस्व $32.4 मिलियन था। बैटलशिप को 17 जनवरी 2017 को 4K ब्लू रे पर रिलीज किया गया था। इसका पीटर डेविड द्वारा लिखित एक उपन्यास रूपांतरण भी प्रकाशित हुआ था। स्वागत। बॉक्स ऑफिस। बैटलशिप ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $65.4 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $237.6 मिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल कमाई $303 मिलियन हो गई, जबकि इसका निर्माण बजट $209 मिलियन था। मई 2012 में द हॉलीवुड रिपोर्टर ने अनुमान लगाया कि यूनिवर्सल को फिल्म पर $150 मिलियन का नुकसान होगा। ये फिल्म उत्तरी अमेरिका में रिलीज होने से 5 हफ्ते पहले बुधवार 11 अप्रैल 2012 को कई क्षेत्रों में रिलीज हुई और इसने $7.4 मिलियन की कमाई की। 13 अप्रैल तक फिल्म ने 3 दिनों में कुल $25 मिलियन कमाए थे। अपने शुरुआती सप्ताहांत के अंत तक इसने 26 बाजारों से $55.2 मिलियन कमाए और टाइटैनिक के 3D री रिलीज के बाद दूसरे स्थान पर रही। अपने दूसरे सप्ताहांत में इसने उत्तरी अमेरिका के बाहर बॉक्स ऑफिस पर $60 मिलियन की कमाई के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। दक्षिण कोरिया में इसने किसी नॉन सीक्वल फिल्म के लिए सबसे अधिक कमाई करने वाला ओपनिंग डे और कुल मिलाकर तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म $2.8 मिलियन का रिकॉर्ड बनाया। अन्य हैस्ब्रो फिल्मों की तुलना में यूनाइटेड किंगडम में बैटलशिप की ओपनिंग £3.77 मिलियन, पहली ट्रांसफॉर्मर्स $8.72 मिलियन से पीछे थी, लेकिन जीआई जो द राइज ऑफ कोबरा $1.71 मिलियन से बेहतर प्रदर्शन किया। संयुक्त राज्य अमेरिका में बैटलशिप ने अपने उद्घाटन दिवस पर $8.8 मिलियन की कमाई की, जिसमें आधी रात के शो से $420,000 शामिल थे। इसने $25.5 मिलियन की शुरुआत की और मार्वल की द एवेंजर्स के बाद दूसरे स्थान पर रही। महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया। रॉटन टोमेटोज की रिपोर्ट के अनुसार 225 समीक्षकों में से 34% ने फिल्म की सकारात्मक समीक्षा की और इसे औसतन 4.6/10 रेटिंग दी। साइट के समीक्षकों की आम राय ये है, ये कम अपेक्षा रखने वाले दर्शकों के लिए ऊर्जावान पलायनवाद प्रदान कर सकती है, लेकिन बैटलशिप बहुत शोरगुल वाली, खराब ढंग से लिखी गई और घिसी पिटी कहानी है।
जो इसके खर्च को उचित नहीं ठहराती और अपनी मूल सामग्री की तुलना में बहुत कम मनोरंजक है। मेटाक्रिटिक ने 39 समीक्षकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 41 का भारित औसत स्कोर दिया, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। सिनेमा स्कोर द्वारा किए गए सर्वेक्षण में दर्शकों ने फिल्म को A+ से F के पैमाने पर औसतन B ग्रेड दिया। द हॉलीवुड रिपोर्टर की मेगन लेमैन का मानना था कि प्रभावशाली दृश्य प्रभाव और निर्देशक पीटर बर्ग के भव्य दृश्य सिनेमाई रूढ़ियों और कुछ बेहद खराब संवादों के ढेर से लड़ते हैं। एम्पायर पत्रिका के निक डी सेमलियन ने महसूस किया कि चरित्र विकास और यादगार एक्शन दृश्यों की कमी थी और उन्होंने फिल्म की अपनी समीक्षा को एक शब्द में सारांशित किया, मिस। कई समीक्षाओं ने फिल्म के बोर्ड गेम पर आधारित कॉन्सेप्ट की आलोचना की, हालांकि कुछ, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के रेडियो नेशनल के जेसन डी रॉसो ने दावा किया कि इस सेटअप की बेतुकीपन या तो बेहद आनंददायक है या फिर बेहद कष्टदायक। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कितनी गंभीरता से लेते हैं। जबकि डी सेमलेन को बोर्ड गेम की नकल करने वाले एक सीक्वेंस को तैयार करने के लिए फिल्म के निर्माताओं द्वारा किए गए अथक प्रयासों की प्रशंसा करनी पड़ी। कई लोगों ने फिल्म की तुलना माइकल बे की ट्रांसफॉर्मर फिल्म श्रृंखला से गुणवत्ता और सिनेमाई शैली के मामले में की। सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड के जेल्स हार्डी ने दावा किया कि फिल्म एक्शन से भरपूर कल्पना और मूल विचार को गंभीरता से न लेने के बीच वही संतुलन बनाती है जिसने माइकल बे की मूल ट्रांसफॉर्मर्स को इतना मनोरंजक बनाया था। क्यू पत्रिका के एंड्रयू हैरिसन ने फिल्म को बेहद मूर्खतापूर्ण बताया। लॉस एंजलिस टाइम्स के लिए लिखे गए एक रिव्यू में फिल्म समीक्षक केनेथ तुरान ने भी निराशा व्यक्त करते हुए फिल्म के मानव रूपी एलियंस की आलोचना की और कहा कि वे फिल्म की तरह ही भद्दे हैं, अजीबोगरीब सुरक्षात्मक सूट पहने इधर उधर भटकते रहते हैं। उन्होंने विषय वस्तु को बहुत गंभीर बताया, लेकिन साथ ही कहा यह बिल्कुल भी मनोरंजक नहीं है। रोलिंग स्टोन के पीटर ट्रेवर्स ने फिल्म को 4 में से 1 स्टार दिया और टिप्पणी की, बैटलशिप पूरी तरह से शोर और धातु के टकराने की आवाज है जो माइकल बे की आर्मगेडन की उथली सतह तक गिरती है और फिर ट्रांसफॉर्मर्स ट्रिलॉजी के दिमाग को सुन्न कर देने वाले स्तर तक पहुंच जाती है। अन्य आलोचकों ने बैटलशिप के प्रति कम कठोर रुख अपनाया। टाइम पत्रिका के लिए लिखते हुए स्टीवन जेम्स स्नाइडर ने फिल्म के प्रति कुछ हद तक सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, क्योंकि उन्हें फिल्म से कम उम्मीदें थीं। उन्होंने लिखा, समुद्र पर आधारित इस रोमांचक फिल्म के पीछे की रचनात्मक टीम ने आज की गर्मियों की बड़ी हिट फिल्मों से लगभग गायब कुछ तत्वों, रहस्य, पुरानी यादें और विनम्रता की एक अच्छी खुराक के साथ कथात्मक खालीपन को भरने का फैसला किया और इसे इंडिपेंडेंस डे, पर्ल हार्बर, जुरासिक पार्क और द हंट फॉर रेड अक्टूबर का एक अप्रत्याशित मिश्रण बताया। एंटरटेनमेंट वीकली की लीसा श्वार्ज़बाम ने इसे B+ ग्रेड देते हुए कहा, हर उस बेतुके संवाद के लिए जिसे हटा दिया जाना चाहिए था, एक अच्छा छोटा सा दृश्य है जिसमें मनुष्यों को एक कठिन निर्णय लेना पड़ता है। CGI के माध्यम से बनी सामान्य विज्ञान कथा फिल्म के हर हिस्से के लिए हास्य का एक स्वागत योग्य अंश है। वॉशिंगटन पोस्ट ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार रेटिंग देते हुए टिप्पणी की कि ये सिनेमाई एड्रेनालाइन का एक स्फूर्तिदायक विस्फोट है। शिकागो सन टाइम्स के रॉजर एबर्ट ने फिल्म को 4 में से 2.5 सितारे दिए और क्लाइमैक्स की प्रशंसा करते हुए कहा, ये एक सच्चा तीसरा भाग है, न कि केवल लगातार आग के गोले और विस्फोटों से संतुष्ट होने वाला, जैसा कि बे करना पसंद करते हैं। मैं आपके लिए इसे खराब नहीं करना चाहता, बस इतना कह सकते हैं कि महान पीढ़ी में अभी भी दम है और बात यहीं खत्म करते हैं। पुरस्कार, पुरस्कारों और नामांकनों की सूची। पुरस्कार वर्ग प्राप्तकर्ताओं। परिणाम, एनी पुरस्कार। लाइव एक्शन प्रोडक्शन में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड प्रभाव विली गीगर, रिक हैंकिंस, फ्लोरेंट एंडोरा, फ्लोरियन विट्जेल, एरॉन बॉनर, मनोनीत। गोल्डन ट्रेलर पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन, 2012 की सर्वश्रेष्ठ ग्रीष्मकालीन ब्लॉकबस्टर फिल्म का टीवी विज्ञापन, ह्यूस्टन फिल्म क्रिटिक्स सोसाइटी। सबसे घटिया फिल्म, गोल्डन रास्पबेरी पुरस्कार, सबसे खराब तस्वीर, सबसे घटिया निर्देशक, पीटर बर्ग, सबसे खराब सहायक अभिनेता, लियाम नीसन, सबसे खराब सहायक अभिनेत्री, ब्रुकलिन डेकर, रिहाना जीत गया, सबसे घटिया पटकथा,
जॉन होएबर और एरिक होएबर, मनोनीत। सबसे खराब स्क्रीन कलाकारों की टोली, शनि पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ विशेष प्रभाव, ग्राडी कोफर, पाब्लो हेलमैन, जेनी किंग और बर्ट डाल्टन। किशोर पसंद पुरस्कार, चॉइस मूवी ब्रेकआउट, रिहाना जीत गया। विजुअल इफेक्ट्स सोसाइटी, विजुअल इफेक्ट्स से भरपूर फिल्म में उत्कृष्ट विजुअल इफेक्ट्स, ग्राडी कोफर, पाब्लो हेलमैन, केविन एलम, ग्लेन मैकिन्टोश, मनोनीत। लाइव एक्शन फीचर मोशन पिक्चर में उत्कृष्ट एफेक्ट्स और सिमुलेशन एनिमेशन, फ्लोरेंट अंडोरा, विली गीगर, रिक हैंकिंस, फ्लोरियन विट्जेल। अन्य मीडिया में फिल्म पर आधारित एक वीडियो गेम जिसका शीर्षक बैटलशिप है, मई 2012 में फिल्म की अंतर्राष्ट्रीय रिलीज के साथ ही जारी किया गया था। इस गेम को एक्टिविजन द्वारा प्रकाशित और डबल हेलिक्स गेम्स द्वारा प्लेस्टेशन 3 और एक्सबॉक्स 360 के लिए विकसित किया गया था, जबकि मैजिक पॉकेट्स द्वारा वी, निंटेंडो 3DS और निंटेंडो DS के लिए विकसित किया गया था। हैस्ब्रो ने क्लासिक बोर्ड गेम के कई नए संस्करण जारी किए, जिनमें नियमित बेड़े बनाम बेड़े गेम का अपडेट और एक मूवी संस्करण शामिल है, जिसमें एलियन जहाज और कार्ड आधारित प्ले मोड शामिल हैं। ये भी देखें, उसी समय रिलीज हुई मॉकबस्टर फिल्म अमेरिकन वॉरशिप्स में यूएसएस मिजौरी के सिस्टर शिप में से एक यूएसएस आयोवा को दिखाया गया था। 1992 में आई फिल्म अंडर सीज, जिसमें स्टीवन सीगल ने अभिनय किया था, की कहानी भी यूएसएस मिजौरी पर आधारित है, लेकिन इसकी शूटिंग यूएसएस एलाबामा पर की गई थी। बैटल, लॉस एंजलिस 2011 की एक फिल्म है जो अमेरिकी सेना के साथ सीधे युद्ध में एक एलियन शक्ति को दर्शाती है। पीटर बर्ग, जन्म 11 मार्च 1964, एक अमेरिकी निर्देशक, निर्माता, लेखक और अभिनेता हैं। उनके निर्देशन में बनी फिल्मों में ब्लैक कॉमेडी वेरी बैड थिंग्स 1988, एक्शन कॉमेडी द रन डाउन 2003, स्पोर्ट्स ड्रामा फ्राइडे नाइट लाइट्स 2004, एक्शन थ्रिलर द किंगडम 2007, सुपर हीरो कॉमेडी ड्रामा हैनकॉक 2008, मिलिट्री साइंस फिक्शन वॉर फिल्म बैटलशिप 2012, वॉर फिल्म लोन सर्वाइवर 2013, डिजास्टर ड्रामा डीप वाटर होराइजन 2016, बोस्टन मैराथन बम धमाके पर आधारित ड्रामा पैट्रियट्स डे 2016, एक्शन थ्रिलर माइल 22 2018 और एक्शन कॉमेडी स्पेंसर कॉन्फिडेंशियल 2020 शामिल हैं, जिनमें से आखिरी पांचों में मार्क वालबर्ग ने अभिनय किया है। इन फिल्मों में से आखिरी 6 में कैमियो भूमिकाओं के अलावा उन्होंने नेवर ऑन ट्यूसडे 1949, शॉकर 1949, अ मिडनाइट क्लियर 1992, द लास्ट सेडक्शन 1994, द ग्रेट वाइट हाइप 1996, कॉपलैंड 1997, कॉर्की रोमानो 2001, कोलैटरल 2004, स्मोकिन एसेस 2006 और लायंस फॉर लैम्प्स 2007 सहित कई फिल्मों में प्रमुख अभिनय भूमिकाएं निभाई हैं। टेलीविजन में बर्ग ने एबीसी श्रृंखला वंडरलैंड 2000 बनाई। उन्होंने अपनी फिल्म से रूपांतरित एनबीसी श्रृंखला फ्राइडे नाइट लाइट्स 2006-11 विकसित की, जिसके लिए उन्हें 2 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए। एक अभिनेता के रूप में वे सीबीएस मेडिकल ड्रामा शिकागो होप 1995-99 में डॉक्टर बिली क्रॉन्क की भूमिका के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। 1992 में बर्ग को फिल्म अ मिडनाइट क्लियर में द्वितीय विश्व युद्ध के एक सैनिक की भूमिका निभाने के लिए पहचान मिली। 1998 में बर्ग ने वेरी बैड थिंग्स के साथ फीचर निर्देशन में पदार्पण किया, जो एक ब्लैक कॉमेडी थी जिसमें जॉन फेवरियो, क्रिश्चियन स्लेटर, जेरेमी पिविन, डैनियल स्टर्न और लीलैंड ऑर्सर ने अभिनय किया था। टोरंटो और सैन सेबेस्टियन फिल्म समारोहों में प्रदर्शित इस फिल्म को आलोचकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली। 2000 में उन्होंने वंडरलैंड नामक एक तीखी नाटकीय टेलीविजन श्रृंखला बनाई, जिसकी कहानी एक मनोरोग आपातकालीन कक्ष में घटित होती है। हालांकि एबीसी शो को शानदार समीक्षाएं मिली और इसने एक पंथीय प्रशंसक वर्ग बनाया, लेकिन ये रेटिंग हासिल करने में विफल रहा और दूसरे एपिसोड के प्रसारित होने के बाद इसे रद्द कर दिया गया। 2003 में बर्ग ने एक्शन कॉमेडी द रनडाउन का निर्देशन किया। ड्वेन जॉनसन और सीन विलियम स्कॉट अभिनीत इस फिल्म को आलोचकों से मिली-जुली समीक्षाएं मिली और बॉक्स ऑफिस पर निराशाजनक प्रदर्शन किया। केवल $85 मिलियन के बजट के मुकाबले
$80 मिलियन की कमाई की। 2004 में बर्ग ने अपने तीसरे निर्देशन प्रयास फ्राइडे नाइट लाइट्स पर काम शुरू किया, जो बज बिसिंगर द्वारा लिखित द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्टसेलर पर आधारित एक फुटबॉल फिल्म थी। 2006 में बर्ग ने एनबीसी के पीबॉडी और एमी पुरस्कार विजेता नाटक फ्राइडे नाइट लाइट्स का विकास किया और इसके कार्यकारी निर्माता बने, जो पुस्तक और बर्ग की इसी नाम की फिल्म से प्रेरणा लेता है, लेकिन इसमें एक मौलिक कहानी और नए पात्र हैं। बर्ग रॉबर्ट रेडफोर्ड द्वारा निर्देशित युद्ध फिल्म लायंस फॉर लैम्स 2007 में लेफ्टिनेंट कर्नल फैल्को के रूप में टॉम क्रूज के साथ दिखाई दिए। बर्ग ने 2007 में द किंगडम का निर्देशन किया, जो माइकल मान द्वारा निर्मित सऊदी अरब में स्थापित एक एक्शन पॉलिटिकल थ्रिलर थी, जिसमें अकेडमी पुरस्कार विजेता जेमी फॉक्स और क्रिस कूपर ने अभिनय किया था। साथ ही जेनिफर गार्नर भी थीं, जिनसे बर्ग की मुलाकात तब हुई जब वो टेलीविजन श्रृंखला एलियास में दिखाई दिए थे। बर्ग ने 2008 में फिल्म हैनकॉक का निर्देशन किया, जिसमें विल स्मिथ, चार्लीज थेरॉन और जेसन बेटमैन ने अभिनय किया, जिसने दुनिया भर में $600 मिलियन से अधिक की कमाई की। बर्ग ने एलेक बाल्डविन अभिनीत उलू के एक विज्ञापन का निर्देशन किया, जिसे द न्यूयॉर्क टाइम्स और टाइम दोनों ने सुपर बॉल XL3 का सर्वश्रेष्ठ विज्ञापन घोषित किया। 2009 में बर्ग ने फॉक्स टेलीविजन श्रृंखला वर्चुअलिटी के लिए 2 घंटे की पायलट फिल्म का निर्देशन किया। हालांकि शो को पूरे सीजन के लिए नहीं चुना गया, लेकिन पायलट को बेस्ट बाय के माध्यम से विशेष रूप से डीवीडी पर रिलीज किया गया। बर्ग ने 2009 में ESPN वृत्तचित्र 30 for 30 किंग्स रैंसम का भी निर्देशन किया। बर्ग ने फिल्म द लूजर्स 2010 का सहलेखन भी किया। बर्ग ने विज्ञान कथा पर आधारित एक्शन फिल्म बैटलशिप 2012 का भी निर्देशन किया, जो बोर्ड गेम का लाइव एक्शन रूपांतरण है, और युद्ध फिल्म लोन सर्वाइवर 2013 का भी निर्देशन किया, जो मार्कस लुट्रेल की इसी नाम की पुस्तक का रूपांतरण है। वैरायटी के लेखक जस्टिन चांग ने कहा कि बर्ग ने लोन सर्वाइवर के साथ अब तक का अपना सबसे गंभीर काम पेश किया है। अगले वर्ष बर्ग ने 2014 की फिल्म हेरक्यूलिस में निर्माता के रूप में काम किया, जिसका निर्देशन मूल रूप से उन्हें करना था, लेकिन बाद में उनकी जगह ब्रेट रैटनर को ले लिया गया। 2013 में बर्ग ने ESPN के मंडे नाइट फुटबॉल के लिए शुरुआती एनिमेशन अनुक्रम बनाया। 80 सेकंड के ग्राफिक में डार्थ वेडर, पैकमैन, राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और 44 वर्षों के फुटबॉल हाइलाइट्स दिखाए गए। 2014 में उन्होंने HBO के द लेफ्टओवर्स के पहले 2 एपिसोड का निर्देशन किया। 2015 में बर्ग ने अपने फिक्शन स्टूडियो फिल्म 44 के पूरक के रूप में नॉन फिक्शन स्टूडियो फिल्म 45 लॉन्च किया। 2016 में बर्ग ने डीप वाटर होराइजन विस्फोट पर आधारित फिल्म डीप वाटर होराइजन का निर्देशन किया। बर्ग ने निर्देशक JC चंदोर की जगह ली, जो रचनात्मक मतभेदों के कारण फिल्म से बाहर हो गए थे। उसी वर्ष उन्होंने CBS फिल्म्स की पैट्रियट्स डे का निर्देशन किया, जो बोस्टन मैराथन बमबारी के बारे में थी, और अगले वर्ष एक्शन थ्रिलर माइल 22 का निर्देशन किया। इन तीनों फिल्मों में मार्क वाहलबर्ग ने अभिनय किया था। 2017 में बर्ग ने ह्युंडई के लिए एक महत्वाकांक्षी विज्ञापन का निर्देशन किया, जिसे सुपर बाउल LI के किकऑफ के बाद रिकॉर्ड किया गया और खेल के तुरंत बाद प्रसारित किया गया। उनकी फिल्म 44 कंपनी ने हाल ही में नेटफ्लिक्स के साथ एक फर्स्ट लुक डील पर हस्ताक्षर किए, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी नवीनतम फिल्म स्पेंसर कॉन्फिडेंशियल रिलीज हुई, जो निर्देशक का वालबर्ग के साथ 5वां सहयोग है। 2019 में बर्ग ने नेशनल फुटबॉल लीग के लिए एक ऐतिहासिक विज्ञापन का निर्देशन किया। फुटबॉल प्रशंसकों ने NFL के सुपर बाउल विज्ञापन द 100 ईयर गेम के प्रीमियर के साथ एक और मील का पत्थर देखा। 2 मिनट के इस विज्ञापन ने, जिसने NFL के 100वें सीजन के जश्न की शुरुआत की, USA टुडे के विज्ञापन मीटर में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया, और प्रकाशन ने इसे NFL इतिहास के कई महान खिलाड़ियों के एक समूह द्वारा अभिनीत एक शानदार प्रस्तुति के रूप में वर्णित किया। 2024 में बर्ग ने घोषणा की कि वो द्वितीय विश्व युद्ध में जीवन और मृत्यु का खेल नामक पुस्तक पर आधारित एक फिल्म पर काम कर रहे हैं। मॉस्कीटो बाउल 2026 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। निजी जीवन। 1993 में बर्ग ने
एलिजाबेथ रॉजर्स से शादी की। उनके एक बच्चा है और 1998 में उनका तलाक हो गया। जुलाई 2015 में बर्ग ने ESPN द्वारा कैटलिन जेनर को आर्थर एश करेज अवार्ड से सम्मानित करने के फैसले की आलोचना करते हुए इंस्टाग्राम पर अपनी राय साझा की। उन्होंने सेना के पूर्व सैनिक और दोनों पैर गंवा चुके ग्रेगरी डी गैटसन की एक फेसबुक फोटो के साथ जेनर की एक फोटो पोस्ट की। मीम के कैप्शन में लिखा था, एक आदमी ने आज़ादी के लिए अपने 2 पैर गंवा दिए, दूसरे ने अपने 2 अंडकोश के बदले 2 स्तन हासिल किए। अंदाजा लगाइए कि कौन सा आदमी वैनिटी फेयर के कवर पर आया। राष्ट्रपति ओबामा ने उसकी बहादुरी की प्रशंसा की और ESPN द्वारा उसे आर्थर एश करेज अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। मीम के लिए आलोचना होने के बाद बर्ग ने बाद में कहा, मैं कैटलिन जेनर का बहुत सम्मान करता हूं और मैं समानता और दुनिया भर में ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों का प्रबल समर्थक हूं। मेरा ये भी मानना है कि हम अपने बहादुर युद्ध से लौटे सैनिकों पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते हैं, जिनमें से कई ने हमारे देश और हमारे सिद्धांतों के लिए अपने शरीर और मानसिक स्वास्थ्य का बलिदान दिया है। ऐसे सिद्धांत जिनमें बिना किसी उत्पीड़न या दुर्व्यवहार के अपनी इच्छानुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता शामिल है। हैस्ब्रो इंक, जो हैस्ब्रो के नाम से कारोबार करती है, इसके मूल नाम हैसेनफेल्ड ब्रदर्स का संक्षिप्त रूप, एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय खिलौना निर्माण और मनोरंजन होल्डिंग कंपनी है जिसकी स्थापना 6 दिसंबर 1923 को हेनरी हिलेल और हरमन हैसेनफेल्ड द्वारा की गई थी और इसका निगमन और मुख्यालय पॉटकेट रोड आइलैंड में है। हैस्ब्रो के पास केनर, मिल्टन ब्रैडली, पार्कर ब्रदर्स और विजार्ड्स ऑफ द कोस्ट के ट्रेडमार्क और उत्पाद हैं। अगस्त 2020 तक इसके 81.5% से अधिक शेयर बड़े वित्तीय संस्थानों के पास थे। हैस्ब्रो के उत्पादों में ट्रांसफॉर्मर्स, GI जो, पावर रेंजर्स, रोम द स्पेस नाइट, माइक्रोनॉट्स, मास्क, मोनोपोली, फर्बी, नर्फ, पोटैटो हेड, बॉपिट, प्लेडो, ट्विस्टर और माई लिटिल पोनी शामिल हैं। और 30 दिसंबर 2019 को एंटरटेनमेंट वन, अब लायंसगेट कनाडा द्वारा अधिग्रहण के साथ पेप्पा पिग और PJ मास्क जैसी फ्रेंचाइजीज भी इसमें शामिल हो गईं। हैस्ब्रो ने अपने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए टीवी शो भी बनाए, जैसे कि डिस्कवरी फैमिली पर फैमिली गेम नाइट, जो 2010 से हैस्ब्रो के सहस्वामित्व में है। कंपनी ने 27 दिसंबर 2023 को एंटरटेनमेंट वन को लायंसगेट, अब स्टार्स एंटरटेनमेंट को बेच दिया। हालांकि इसने इवन के पारिवारिक ब्रांडों और एस्टली बेकर डेविस में इवन की हिस्सेदारी को अपने पास रखा और उन्हें 16 अगस्त 2023 को गठित हैस्ब्रो एंटरटेनमेंट नामक एक नए डिवीजन में रखा। हैस्ब्रो मुख्य रूप से मेटल के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। इतिहास, हैसेनफेल्ड ब्रदर्स, 3 पोलिश यहूदी भाई हरमन, हिलेल और हेनरी हैसेनफेल्ड ने 1923 के अंत में प्रोविडेंस, रोड आइलैंड में हैसेनफेल्ड ब्रदर्स की स्थापना की, जो कपड़ा अवशेषों की बिक्री करने वाली एक कंपनी थी। अगले 2 दशकों में कंपनी ने पेंसिल केस और स्कूल की सामग्री का उत्पादन करने के लिए विस्तार किया। 8 जनवरी 1926 को हैसेनफेल्ड ब्रदर्स को रोड आइलैंड में निगमित किया गया। हिलेल एक अन्य कपड़ा व्यवसाय के लिए चले गए, जबकि हेनरी ने निगम का कार्यभार संभाला। उन्होंने अपने पेंसिल आपूर्तिकर्ता द्वारा पेंसिल केस बनाना शुरू करने के बाद अपनी पेंसिल बनाना शुरू कर दिया। हैसेनफेल्ड ब्रदर्स ने मॉडलिंग क्ले और फिर डॉक्टर और नर्स किट को अपने पहले खिलौनों के रूप में बनाया और 1942 तक वे मुख्य रूप से एक खिलौना कंपनी बन गए। हिलेल की 1943 में मृत्यु हो गई और हेनरी हैसेनफेल्ड CEO बने, जबकि उनके बेटे एंथनी मैरिल अध्यक्ष बने। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कंपनी ने अपने खिलौना उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्लास्टिक के क्षेत्र में प्रवेश किया। पोलैंड के उलानोव से आए अप्रवासी हैसेनफेल्ड बंधुओं ने युद्ध के वर्षों में उलानोव के साथी यहूदियों को बचाने और रोजगार देने में भी मदद की। उलानोव में जन्मे होलोकॉस्ट पीड़ित जैकब क्लैपर ने याद किया कि जब वे संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंचे तो उन्हें बताया गया था कि हैसेनफेल्ड ब्रदर्स उलानोव के किसी भी पीड़ित को बिना कोई सवाल पूछे नौकरी देंगे। हैसेनफेल्ड ब्रदर्स का पहला लोकप्रिय खिलौना मिस्टर पोटैटो हेड था, जिसे कंपनी ने 1952 में जॉर्ज लर्नर से खरीदा था। 1954 में कंपनी डिज्नी की एक प्रमुख लाइसेंसधारी बन गई।
मिस्टर पोटैटो हेड का मूल संस्करण, जिसे 1952 में पेश किया गया था। 1960 में हेनरी का निधन हो गया और मैरिल ने मूल कंपनी का कार्यभार संभाला तथा उनके बड़े भाई हेरोल्ड ने एम्पायर पेंसिल के पेंसिल निर्माण व्यवसाय का संचालन किया। 1961 में हैसनफेल्ड ब्रदर्स ने हैसनफेल्ड ब्रदर्स कनाडा लिमिटेड के साथ कनाडा में भी अपना विस्तार किया। 1962 में हैस्ब्रो ने रोड आइलैंड के पॉटकेट में न्यूपोर्ट एवेन्यू पर स्थित पॉटर एंड जॉनस्टन विनिर्माण कंपनी की पुरानी इमारत खरीदी। पॉटकेट संयंत्र की सुविधाओं का अंततः 300,000 वर्ग फुट से अधिक विस्तार किया गया। 1960 में कंपनी ने फ्लबर नामक खिलौना पेश किया, लेकिन उत्पाद और नकली उत्पादों से गले में खराश और त्वचा पर चकत्ते की शिकायतों के कारण खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा जांच शुरू की गई और हैसनफेल्ड ब्रदर्स ने स्वेच्छा से इसे वापस मंगा लिया। 1963 में कंपनी से द लेफ्टिनेंट पर आधारित एक खिलौने का लाइसेंस देने का प्रस्ताव आया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया क्योंकि वे एक संभवतः अल्पकालिक टेलीविजन श्रृंखला से जुड़ना नहीं चाहते थे। इसके बजाय हैसनफेल्ड ब्रदर्स ने 1964 में जीआई जो खिलौना बनाया, जिसे उन्होंने एक्शन फिगर नाम दिया ताकि इसे उन लड़कों को बेचा जा सके जो गुड़ियों से नहीं खेलना चाहते थे। 1964 और 1965 में जीआई जो ने हैसनफेल्ड की बिक्री का 2/3 हिस्सा बनाया। हैस्ब्रो इंडस्ट्रीज कंपनी पहले हैस्ब्रो ट्रेड नाम से खिलौने बेचती थी और 12 जुलाई 1968 को इसका नाम छोटा करके हैस्ब्रो इंडस्ट्रीज कर दिया गया। इसके अलावा कंपनी में एक छोटी हिस्सेदारी जनता को बेच दी गई। 1969 में वियतनाम युद्ध अपने चरम पर था, इसलिए हैस्ब्रो ने जीआई जो को कम सैन्यवादी और अधिक साहसिक बनाने के लिए फिर से डिजाइन किया। इसके प्रचार प्रयासों में टेलीविजन विज्ञापनों और प्रिंट विज्ञापनों में "अरे वाह, ये एक हैस्ब्रो खिलौना है" का नारा शामिल था। 1969 में ही हैस्ब्रो ने बर्ट क्लस्टर एंटरप्राइजेस को खरीद लिया, जो रोम्पर रूम का उत्पादन करती थी और जिसने अभी-अभी रोम्पर रूम खिलौनों की एक श्रृंखला शुरू की थी। 1 महीने तक चली टीम्स्टर्स की हड़ताल और सुदूर पूर्वी आपूर्तिकर्ताओं की समस्याओं के कारण कंपनी को उस वर्ष $1 मिलियन का नुकसान हुआ। 1970 में हैस्ब्रो ने विविधीकरण की योजना शुरू की और राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की पारिवारिक सहायता योजना का लाभ उठाने के लिए रोम्पर रूम नर्सरी स्कूल फ्रेंचाइजी श्रृंखला खोली, जो कामकाजी माताओं के लिए डे केयर पर सब्सिडी देती थी। 1975 तक कंपनी ने नर्सरी श्रृंखला बंद कर दी। हैस्ब्रो ने एक टेलीविजन कुकिंग शो पर आधारित गैल्पिंग गॉर्मेट लाइन के साथ कुकवेयर क्षेत्र में भी प्रवेश किया। 1970 के दशक के 2 नए खिलौने जनसंपर्क के लिहाज से बेहद असफल रहे। इनमें से एक खिलौने का नाम जेवलिन डार्ट्स था, जो प्राचीन रोमन प्लम्बेटा पानी फेंकने वाली छड़ी के समान था। 19 दिसंबर 1988 को उपभोक्ता उत्पाद सुरक्षा आयोग ने अमेरिका में लॉन डार्ट्स की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि नुकीले धातु के सिरे वाले उड़ने वाले प्रक्षेपास्त्र के रूप में इनके इस्तेमाल से कई मौतें हुई थीं। दूसरे खिलौने का नाम हाइपो स्क्वर्ड था, जो हाइपोडर्मिक सुई के आकार की पानी की बंदूक थी और प्रेस ने इसे जूनियर जंकी किट करार दिया था। दोनों खिलौनों को वापस मंगा लिया गया। रोम्पर रूम और उसके खिलौनों की श्रृंखला को लगातार सफलता मिलती रही। हालांकि एक्शन फॉर चिल्ड्रंस टेलीविजन नामक नागरिक समूह ने इस कार्यक्रम को खिलौनों के लिए एक विज्ञापन चैनल माना। 1974 में मैरिल हैसनफेल्ड ने सीईओ का पदभार संभाला और उनके बेटे स्टीफन डी हैसनफेल्ड अध्यक्ष बने। कंपनी एक बार फिर मुनाफा कमाने लगी, लेकिन जीआई जो की घटती बिक्री की भरपाई के लिए खिलौनों की संख्या बढ़ाने से नकदी प्रवाह की समस्याएं पैदा हुईं, जिसके चलते कंपनी को मिले जुले परिणाम भुगतने पड़े। प्लास्टिक और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण हैस्ब्रो ने 1975 में जीआई जो श्रृंखला का उत्पादन बंद कर दिया। 1977 में हैस्ब्रो को $25 लाख का घाटा हुआ और कंपनी पर भारी कर्ज था। उसी वर्ष हैस्ब्रो ने पीनट्स कार्टून पात्रों के लाइसेंसिंग अधिकार हासिल कर लिए। वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण हैस्ब्रो के बैंकरों ने 1979 की शुरुआत में कंपनी को अस्थायी रूप से लाभांश भुगतान रोकने के लिए कहा। खिलौना प्रभाग के घाटे ने एम्पायर पेंसिल सहायक कंपनी के प्रति कंपनी के रवैये को लेकर हेरोल्ड हैसनफेल्ड की नाराजगी को और बढ़ा दिया, क्योंकि एम्पायर को खिलौना प्रभाग की तुलना में
मुनाफे के सापेक्ष कम पूंजीगत व्यय प्राप्त हुआ था। 1979 में मेरिल की मृत्यु के बाद हेरल्ड ने स्टीफन को अध्यक्ष और सीईओ पद के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता नहीं दी। समाधान के रूप में हैस्ब्रो ने 1980 में एम्पायर पेंसिल को अलग कर दिया, जो देश की सबसे बड़ी पेंसिल निर्माता कंपनी थी। हेरल्ड ने अपने हैस्ब्रो के शेयर एम्पायर के शेयरों के बदले में दे दिए। इसके बाद स्टीफन सीईओ और बोर्ड के अध्यक्ष दोनों बन गए। 1978 और 1981 के बीच स्टीफन ने हैस्ब्रो की उत्पाद श्रृंखला को 1/3 और नए उत्पादों को आधा कर दिया। हैस्ब्रो ने मिस्टर पोटैटो हेड जैसे सरल, कम लागत वाले और लंबे समय तक चलने वाले खिलौनों पर ध्यान केंद्रित किया। इस प्रकार हैस्ब्रो इलेक्ट्रॉनिक गेम के क्षेत्र से दूर रहा, जो 1980 के दशक की शुरुआत में बुरी तरह विफल हो गया था। 1982 में मार्वल कॉमिक्स की मदद से हैस्ब्रो ने अपनी जी.आई. जो श्रृंखला को पुनर्जीवित किया, जिसमें वर्तमान घटनाओं पर आधारित एक आतंकवाद विरोधी विशेष बल टीम को दिखाया गया। 1983 के अंतर्राष्ट्रीय टोक्यो खिलौना शो में ताकारा की डायक्लॉन और माइक्रो चेंज खिलौना श्रृंखलाओं में रुचि दिखाने के बाद कंपनी ने इन खिलौना श्रृंखलाओं का लाइसेंस लिया और 2 साल बाद बच्चों के लिए एक एनिमेटेड टीवी श्रृंखला के साथ सफल ट्रांसफॉर्मर्स खिलौना श्रृंखला शुरू की। खिलौनों और टीवी श्रृंखला की लोकप्रियता को देखते हुए स्टीफन हेसेनफेल्ड ने पीपल पत्रिका के कवर फोटो के लिए खिलौनों के साथ पोज दिया। 1982 में हैस्ब्रो ने सफल खिलौना फ्रेंचाइजी माई लिटिल पोनी का निर्माण किया। 1983 में उन्होंने शिशु उत्पादों के निर्माता और दुनिया के सबसे बड़े बिब निर्माता ग्लेनको इन्फेंट आइटम्स और वार्नर कम्युनिकेशंस की संघर्षरत सहायक कंपनी निकरबॉकर टॉय कंपनी का अधिग्रहण किया। हैस्ब्रो ने वार्नर को अपने 37% शेयर का भुगतान किया, जिसे हैस्ब्रो के कार्यकारी नियंत्रित वोटिंग ट्रस्ट में जमा किया गया और कंपनी को नकद राशि भी प्राप्त हुई। 1984 में एलन जी हेसेनफेल्ड ने अपने भाई स्टीफन से अध्यक्ष का पदभार संभाला, जो सीईओ और चेयरमैन बने रहे। उसी वर्ष कंपनी देश की 6ठी सबसे अधिक बिकने वाली खिलौना निर्माता कंपनी थी और फिर उसने मिल्टन ब्रैडली कंपनी का अधिग्रहण किया, जो देश की 5वीं सबसे अधिक बिकने वाली खिलौना निर्माता कंपनी थी। इससे द गेम ऑफ लाइफ, ट्विस्टर, इजी मनी और प्ले स्कूल हैस्ब्रो के अंतर्गत आ गए और 10 सितंबर को हैस्ब्रो का नाम बदलकर हैस्ब्रो ब्रैडली कर दिया गया। स्टीफन हेसेनफेल्ड विलय की गई कंपनी के अध्यक्ष और सीईओ बने, जबकि मिल्टन ब्रैडली के प्रमुख जेम्स शी जूनियर ने अध्यक्ष का पद संभाला। हालांकि अधिकारियों के बीच मतभेद हुए और शी ने कुछ महीनों बाद पद छोड़ दिया और स्टीफन और एलन अपने पूर्व पदों पर लौट आए। हैस्ब्रो 1950-2007। 6 जून 1985 को कंपनी ने अपना नाम फिर से बदलकर केवल हैस्ब्रो इंक कर दिया। जंप स्टार्टर्स खिलौने 1985 में एक मुकदमे का विषय थे, जब हैस्ब्रो ने एक खिलौना निर्माता पर अपने ट्रांसफॉर्मर्स डिजाइन पर आधारित खिलौने बेचने के लिए मुकदमा किया। हैस्ब्रो ने मुकदमा जीत लिया। 1980 के दशक के मध्य में हैस्ब्रो मेटल को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी खिलौना कंपनी बन गई। इसके बाद हैस्ब्रो ने 1986 में जेम को पेश करके फैशन डॉल बाजार में मेटल की बारबी को पछाड़ दिया। जेम एक रिकॉर्ड निर्माता, रॉक संगीतकार की दोहरी पहचान वाली फैशन डॉल थी। जेम ने शुरू में अच्छी बिक्री की, लेकिन बाद में बिक्री में भारी गिरावट आई और 1987 में इसे बाजार से हटा लिया गया। हैस्ब्रो ने 1988 में मैक्सी को लॉन्च किया, जो बारबी के आकार की एक गोरी गुड़िया थी, ताकि बारबी के कपड़े और एक्सेसरीज उस पर फिट हो सकें। मैक्सी 1990 तक चली। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में एलन की पहल के तहत हैस्ब्रो ने अमेरिकी बाजार में असफल रहे खिलौनों को विदेशों में ले जाकर और उन्हें मूल कीमत से 4 गुना अधिक कीमत पर बेचकर अंतर्राष्ट्रीय बिक्री बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाया। इससे अंतर्राष्ट्रीय बिक्री 1985 में $268 मिलियन से बढ़कर 1988 में $433 मिलियन हो गई। 1988 में हैस्ब्रो ने कोलेको इंडस्ट्रीज के इंडोर और आउटडोर बच्चों के फर्नीचर और राइड ऑन खिलौनों की उत्पाद श्रृंखला का एक हिस्सा $21 मिलियन में खरीदा, जिसमें न्यूयॉर्क के एम्स्टर्डम में हाल ही में बंद हुए 2 विनिर्माण संयंत्र भी शामिल थे। जुलाई 1989 में
हैस्ब्रो ने दिवालिया कोलेको को $85 मिलियन में अधिग्रहित कर लिया। उसी वर्ष बाद में स्टीफन हेसेनफेल्ड का निधन हो गया और कंपनी की बिक्री उनके कार्यभार संभालने के वर्ष में $104 मिलियन से बढ़कर 1989 में $1.4 बिलियन से अधिक हो गई थी। एलॉन ने स्टीफन के बाद अध्यक्ष और सीईओ का पद संभाला। 1991 में हैस्ब्रो ने टोंका कॉर्प को $486 मिलियन में खरीदा। साथ ही इसकी इकाइयों पार्कर ब्रदर्स, मोनोपोली के निर्माता और कैनर प्रोडक्ट्स को भी मिल्टन ब्रैडली और पार्कर ब्रदर्स को एक ही डिवीजन में मिला दिया गया। एलॉन ने ग्रीस, हंगरी और मैक्सिको में नई इकाइयों के साथ हैस्ब्रो का विदेशी विस्तार करने का कदम उठाया। एलॉन ने सुदूर पूर्व को विस्तार के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में देखा। 1992 में हैस्ब्रो ने जापान में नोमुरा टॉयज लिमिटेड और दक्षिण पूर्व एशियाई खिलौना वितरक पाल्मायरा में बहुमत हिस्सेदारी खरीदी। इससे अंतर्राष्ट्रीय बिक्री का अनुपात 1985 में 22% से बढ़कर 1995 में 45%, $1.28 बिलियन हो गया। 1993 में हैस्ब्रो ने यूके स्थित गेम निर्माता JW स्पीयर एंड सन्स के लिए मेटल से बोली हार गई। अमेरिका में 1980 के बाद से हैस्ब्रो की वृद्धि अधिग्रहणों और नई संपत्तियों के लाभ उठाने से हुई। जुरासिक पार्क और बार्नी के साथ फिल्म और टीवी टाई इन उत्पाद श्रृंखलाओं को छोड़कर नए उत्पाद विकास उतना सफल नहीं रहा। इस प्रकार 1990 के दशक की शुरुआत में अमेरिकी बिक्री स्थिर रही, जो 1993 से 1995 तक गिर गई। 1994 में घरेलू प्रदर्शन को सुधारने के लिए हैस्ब्रो ने हैस्ब्रो टॉय, प्ले स्कूल बेबी, कैनर और किड डायमेंशन इकाइयों का हैस्ब्रो टॉय ग्रुप में विलय कर दिया। इस बीच मेटल ने फिशर प्राइस को खरीद लिया और खिलौना उद्योग में शीर्ष स्थान पुनः प्राप्त कर लिया। हैस्ब्रो इंटरैक्टिव की शुरुआत 1995 में हुई और इसने मोनोपोली गेम को CD-ROM पर रिलीज किया। मेटेल ने भी उसी साल विलय का प्रस्ताव रखा, लेकिन 1996 में हैस्ब्रो बोर्ड ने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसमें एंटी ट्रस्ट मुद्दे और खिलौना निर्माताओं और खिलौना खुदरा विक्रेताओं, विशेष रूप से टॉयज आर अस के बीच बहिष्कार नीतियों की न्याय विभाग की जांच शामिल थी। 1998 से 2009 तक इस्तेमाल किया गया पूरा लोगो वर्डमार्क का उपयोग 1998 से किया जा रहा है। 1998 में हैस्ब्रो ने एवलॉन हिल को $6 मिलियन और गैलूप को $220 मिलियन में खरीदा। उसी वर्ष मिल्टन ब्रैडली का पार्कर ब्रदर्स के साथ विलय होकर हैस्ब्रो गेम्स का गठन हुआ। 1999 में हैस्ब्रो ने पोकेमॉन खिलौनों के अधिकारों के लिए $325 मिलियन का भुगतान किया। उसी वर्ष विजार्ड्स ऑफ द कोस्ट को $325 मिलियन के सौदे में खरीदा गया। विजार्ड्स ऑफ द कोस्ट अब हैस्ब्रो की एक सहायक कंपनी है और एवलॉन हिल इसका एक प्रभाग है। 2001 में घाटे में चल रही हैस्ब्रो इंटरैक्टिव को फ्रांसीसी सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोग्राम्स को $100 मिलियन में बेच दिया गया। हैस्ब्रो ने 2003 में अपनी बिल्ड टू रूल श्रृंखला के साथ बिल्डिंग ब्लॉक खिलौनों के क्षेत्र में प्रवेश किया, जो या तो अच्छी तरह से जुड़ते नहीं थे या लक्षित आयु वर्ग के लिए बहुत कठिन थे, इसलिए 2005 में इसे बंद कर दिया गया। 2004 में कंपनी ने अपने गेम और खिलौनों पर आधारित कार्यक्रमों को VHS और DVD पर रिलीज करने के लिए पैरामाउंट होम एंटरटेनमेंट के साथ एक समझौता किया। 2008 में हैस्ब्रो ने गेम निर्माता क्रैनियम इंक को $77.5 मिलियन में अधिग्रहित किया। सौदे की घोषणा 4 जनवरी को की गई और 25 जनवरी को इसे पूरा किया गया। फरवरी 2008 में हैस्ब्रो और यूनिवर्सल पिक्चर्स ने 7 हैस्ब्रो संपत्तियों से 4 फिल्मों के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। मई में बेनेट श्नायर को इसके हैस्ब्रो फिल्म्स डिवीजन का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया, जबकि हैस्ब्रो ने सनबो प्रोडक्शन से अपनी संपत्तियों पर आधारित श्रृंखलाओं को भी पुनः प्राप्त कर लिया। हैस्ब्रो के सीईओ के रूप में उनकी पदोन्नति के वर्ष ब्रायन गोल्डनर को न्यूज़ कॉर्पोरेशन की सहयोगी वेबसाइट marketwatch.com द्वारा सीईओ ऑफ द ईयर नामित किया गया था। गोल्डनर संस्थापक हेसेनफेल्ड परिवार से नहीं, बल्कि इस पद को संभालने वाले पहले व्यक्ति बने। 2009 में मिल्टन ब्रैडली और पार्कर ब्रदर्स ब्रांड क्रमशः 25 और 18 वर्षों तक हैस्ब्रो के स्वामित्व में रहने के बाद बंद कर दिए गए।
उसी वर्ष टीवी विकास, निर्माण और वितरण के लिए हैस्ब्रो स्टूडियो का गठन किया गया। 11 दिसंबर 2012 को हैस्ब्रो ने अपने सभी मनोरंजन प्रभागों को हैस्ब्रो स्टूडियो को हस्तांतरित कर दिया, जिसमें उनका लॉस एंजलिस स्थित फिल्म समूह और केक मिक्स स्टूडियो कंपनी का रोड आइलैंड स्थित विज्ञापन और लघु सामग्री निर्माता शामिल था। हैस्ब्रो ने डिस्कवरी के साथ मिलकर द हब नामक एक केबल टेलीविजन नेटवर्क शुरू किया, जो छोटे बच्चों और परिवारों को लक्षित करता था और 10 अक्टूबर 2010 को लॉन्च हुआ। इस उद्यम को माई लिटिल पोनी फ्रेंचाइजी के पुनरुद्धार माई लिटिल पोनी फ्रेंडशिप इज मैजिक के साथ अप्रत्याशित सफलता मिली, जो नेटवर्क का सबसे अधिक रेटिंग वाला कार्यक्रम बन गया और किशोरों और वयस्कों के बीच एक महत्वपूर्ण प्रशंसक वर्ग को आकर्षित किया। 2013 में द हब का नाम बदलकर हब नेटवर्क कर दिया गया और 13 अक्टूबर 2014 को इसे फिर से डिस्कवरी फैमिली के रूप में रीब्रांड किया गया। 2013 में हैस्ब्रो ने कम से कम 2020 तक मार्वल कॉमिक्स और स्टार वॉर्स खिलौनों के उत्पादन के लिए अपने समझौते का नवीनीकरण किया। 2011 में ग्रीनपीस ने हैस्ब्रो पर इंडोनेशिया के प्राचीन जंगलों से अपनी पैकेजिंग के लिए कागज खरीदने का आरोप लगाया। हैस्ब्रो ने अपनी कागज खरीद नीति में बदलाव किया, जिसके लिए कंपनी को ग्रीनपीस के कार्यकारी निदेशक फिल रेडफोर्ड से प्रशंसा मिली, जिन्होंने कहा, हैस्ब्रो की नई नीति से खिलौनों की पैकेजिंग में पुनर्चक्रित और वन प्रबंधन परिषद (FSC) प्रमाणित कागज की मात्रा भी बढ़ेगी। हैस्ब्रो की नई प्रतिबद्धताएं इंडोनेशियाई वर्षावनों और उन पर निर्भर लोगों और वन्यजीवों के लिए बहुत अच्छी खबर हैं। अप्रैल 2011 तक हैस्ब्रो ने 360 मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज शुरू की, जो एक अनुबंधित OEM गेम निर्माण कंपनी हैस्ब्रो की लगभग 1 लाख वर्ग फुट की विनिर्माण सुविधा ईस्ट लॉन्गमीडो, मैसाचुसेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका से संचालित होती है। बिल्ट टू रूल लाइन की विफलता के बाद से बिल्डिंग ब्लॉक बाजार से अनुपस्थित रहने के बाद हैस्ब्रो ने 2011 के अंत में क्रेओ लाइन के साथ बाजार में फिर से प्रवेश किया, जिसकी शुरुआत कुछ ट्रांसफॉर्मर्स आधारित सेटों से हुई। तो पिछला जो पार्ट है वो एक्शन वाला था और अपकमिंग पार्ट भी एक्शन से भरपूर रहने वाला है। बात कर ले इस पार्ट 1 के बजट के बारे में, तो तकरीबन इसका बजट 209 से 220 मिलियन के बीच में था, जिसमें कलेक्शन इस फ्रेंचाइजी ने 303 मिलियन तकरीबन किया था। तो हिट तो मूवी रही थी, सुपर डुपर हिट मान सकते हो। कलेक्शन भी बढ़िया रहा था। बाकी अपकमिंग पार्ट हमें थोड़ा लंबे समय का इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है मेकर्स द्वारा। बाकी जो अपडेट निकल कर आई थी वो मैंने आपको बताई दी है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में।